हेलो स्टूडेंट्स, पिछला वीडियो में हम लोग दो मैट्रिक्स को जोड़ना घटाना ये सब सीखे थे। उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। आज हम लोग मैट्रिक्स को गुना करना सीखेंगे। दो तरह का होगा, एक होगा कि मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से गुना किया जाएगा तब किस प्रकार होता है। दूसरा, दो मैट्रिक्स आपस में गुना होता है वो किस प्रकार होता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लस जब दो मैट्रिक्स को जोड़ना घटाना उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। मतलब क्वेश्चन भी जितना भी आगे आएगा आपको उसमें मल्टीप्लिकेशन का ज़रूर पड़ेगा, तो इसका ज़रूरत पड़ता है। ठीक है ना। तो कह भी सकते हैं कि मैट्रिक्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है। इसको ठीक से देख लेना है। इसमें कैलकुलेशन बहुत गलती होता है आसान, सिंपल कैलकुलेशन ही है, लेकिन गलती होने के चांस इसमें ज़्यादा होता है। तो इसको ठीक से देखना है और इसमें प्रैक्टिस भी ज़्यादा करना है। हम बोलेंगे किस तरह प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इसमें प्रैक्टिस ठीक से करना है। गलती होना होगा तो यहीं पे होता है, बाकी आगे भी दिक्कत नहीं होगा। इसके पहले तो आपको आसानी था। ठीक है ना। तो कैलकुलेशन बोले कि मैट्रिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो मल्टीप्लिकेशन होगा। इसी में थोड़ा लेंदी भी होता है। ठीक है ना। तो वो आप देखने के बाद आपको पता चलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। स्केलर का मतलब क्या होता है? तो स्केलर का मतलब होता है कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू, मतलब कांस्टेंट वैल्यू को स्केलर कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं ए इज एनी मैट्रिक्स, किसी भी ऑर्डर का हो, के कोई स्केलर है, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए बाई के इज डिनोटेड बाई। तो मल्टीप्लिकेशन को जनरली ए आपका मैट्रिक्स है तो इस तरह लिखा जाएगा, या उल्टा भी लिखे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई पहले से करो या बाद में करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बात समझ रहे हैं ना। ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल, हाँ यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए। ए कोई मैट्रिक्स है एम बाई एन ऑर्डर का, ये तो आप जानते हैं मैट्रिक्स इसी तरह लिखा जाता है। के एक अगर किसी कांस्टेंट से गुना करते हैं तब देखिए वो कांस्टेंट इस तरह लिख सकते हैं आप। ये लिखने का मतलब समझे, के ये लिखने का मतलब आप समझ गए होंगे क्या, कि जितना भी एलिमेंट है सब में वो कांस्टेंट गुना हो जाएगा। चाहे किसी भी ऑर्डर का वो मैट्रिक्स हो, चाहे किसी भी ऑर्डर का वो मैट्रिक्स हो, अगर आप कांस्टेंट से गुना कीजिएगा तो उसका जितना भी एलिमेंट होगा सब में गुना होगा। इसका मतलब यही है। कुछ एग्जांपल देखिए। ए दिया हुआ है, अगर हम पूछे कि 2a क्या होगा, तो 2a का मतलब जितना भी एलिमेंट होगा सब में गुना हो जाएगा। देखिए ये 4 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 2 10, 4 इंटू 2 8। समझे ना। देखिए कोई बी मैट्रिक्स है 2 3 1 -1 4 5। अगर आपसे पूछा जाए कि 3b कितना होगा, b अगर इतना है तो 3b क्या होगा, मतलब 3 से गुना करके बताइए। तो मतलब क्लियर है कि जितना भी एलिमेंट है सब में गुना कीजिए। इसका मतलब यही होता है कि इसमें जितना भी एलिमेंट होगा सब में गुना कीजिए। 6 9 3 -3 12 15। ठीक है ना। तो गुना करने में तो कोई दिक्कत है नहीं। किसी भी मतलब कहने का मतलब जितना भी एलिमेंट होगा सब में गुना हो जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब यही होता है। ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, किसी भी कांस्टेंट से गुना करने का मतलब उसमें जितना भी एलिमेंट है सब में गुना होगा। तो क्लियर है, इसमें तो कुछ है नहीं। अब देखिए लीजिए इससे रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे जो पहले बनाए थे। हाँ, उसके पहले इसका जो प्रॉपर्टी होगा वो देख लेते हैं। इसका जो प्रॉपर्टी होगा वो देखिए। देखिए फर्स्ट में लिख रहे हैं इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स and k is any scalar
स्केलर का मतलब तो जानते हैं, कांस्टेंट वैल्यू। तो आप क्या लिख सकते हैं, के ए प्लस बी अगर होगा तो ये अलग अलग गुना हो जाएगा, समझे ना। प्लस है तो प्लस को तो आप समझते ही हैं ना, दो मैट्रिक्स को आपको जोड़ने आता है, कांस्टेंट से गुना कीजिएगा तो आप अलग अलग गुना करके भी जोड़ सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब इसको आप अलग कर सकते हैं। इस तरह का कैलकुलेशन इसमें होगा, दो मैट्रिक्स अलग अलग है, बीच में प्लस हो या माइनस हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों लिख सकते हैं इसमें। के ए माइनस बी तो क्या लिखिएगा, मतलब सिंपल कैलकुलेशन होता है। तो प्लस में जब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बताए थे तो वो भी बताए थे ना कि सिंपल एडिशन का जितना भी रूल है वो उसको फॉलो करता है, उसमें कोई अलग से नियम नहीं आएगा। ब्रैकेट में है तो आप जानते होंगे ना कि इसमें गुना होगा फिर इसमें गुना होगा, मतलब सिंपल रूल को ये फॉलो करता है। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा चेंज होगा, प्लस और माइनस में कोई चेंज नहीं, जिस तरह आप सिंपल कैलकुलेशन का जानते हैं वो सारा रूल इसमें फॉलो होता है। और एडिशन और सबसेक्शन में आपको बता भी चुके थे, तो वही बात है। अब कांस्टेंट से गुना करना है प्लस में तो जैसे गुना होता है उसी तरह होगा। हाँ, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर कुछ प्रूव करके देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं। किस तरह, देखिए, तो इस फर्स्ट को हम प्रूव करके दिखाते हैं। प्रूफ क्या मतलब, मैट्रिक्स के फॉर्म में थोड़ा लिख के दिखाते हैं, वो तो आप समझ भी रहे हैं कि होगा, उसमें कोई अलग से समझाने की ज़रूरत नहीं है। ए को अगर हम माने ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर और बी को मानते हैं एम बाई एन ऑर्डर, आपको एक बात तो याद होगा ना कि अगर दो मैट्रिक्स को प्लस या माइनस करना होगा तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी तो आप प्लस और माइनस कर सकते हैं। तो दोनों का ऑर्डर पहले सेम माने, तब देखिए, तो ए और बी मान लिए। अब अगर हम पूछें के ए प्लस बी क्या होगा, तो देखिए के ए, तो ए को आप इस तरह लिखिए एम बाई एन, बी को हम लोग क्या लिखेंगे बी आई जे एम बाई एन, ठीक है। तो प्लस में इस प्लस को तो आप जानते होंगे, क्या ये प्लस एक साथ आप लिख सकते हैं ए आई जे प्लस बी आई जे, अलग अलग है तो एक साथ लिख सकते हैं या एक साथ है तो अलग अलग कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। के गुना कीजिए, तो अभी तो सीखे हैं कि किसी मैट्रिक्स में गुना होगा, जितना भी एलिमेंट है सब में गुना हो जाए, यही ना। कि जब गुना होगा किसी मैट्रिक्स में तो उसमें जो होगा सब में गुना हो जाएगा। अब देखिए प्लस में मैट्रिक्स है तो क्या आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं के आई जे प्लस के, अलग अलग तो लिख सकते हैं, लिख दिए, ठीक है। अब बताइए, जब अलग अलग लिख दिए तो इसको भी तो अलग कर ही सकते हैं ना। हो गया, ठीक है ना। उसी तरह माइनस को भी, तो देखिए इस प्रूफ का मतलब क्वेश्चन बनाते समय कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम शुरू से बोलते आए हैं कि ये लैंग्वेज थोड़ा सा आपको सीखना है। हम शुरू से इसीलिए बार बार फोकस किए हैं इस तरह का पे कि इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो देखते समय भी पहले देख लीजिएगा, फिर अपने से लिख के इसको अपने से एक बार प्रूफ करके देखिएगा। पहले भी जितना बताया तो पहले आराम से वीडियो देख लेना है, जो नोट्स बनाना है आप बना लीजिए। इसको अलग से बार बार बोले हैं कि मैथ वाला वीडियो, मैथ थोड़ा फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह नहीं होता है, मतलब बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल इसमें नहीं होता है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़्यादा होता है। तो मैट्रिक्स है तो कुछ आपको प्रॉपर्टी भी दिखाई दे रहा है, बाकी चैप्टर में इतना प्रॉपर्टी नहीं होता और इतना नाम डिफिनीसन इस तरह का होता नहीं। जैसे मान लीजिए आप डिफ्रेंशिएशन पढ़े तो उसमें ऐसा थोड़े उतना कुछ आया होगा कि कोई डिफिनीसन था, कोई नाम था, वो शुरू में एक दिन फर्स्ट क्लास में जो रूल पढ़े होंगे उसी पर क्वेश्चन का टाइप बदलते गया होगा। लेकिन अभी तक मैट्रिक्स में देखोगे अभी तक तो क्वेश्चन का टाइप ही नहीं आया है। मैट्रिक्स में देखिए ना कि देखिए अभी तक जो भी है हम लोग का, तो मैट्रिक्स का भी तो टाइप ही नहीं है क्वेश्चन बनाने का।
बहुत सारा नाम आया, बहुत सारा इंडिकेशन आया, कुछ रूल आया, कुछ प्रॉपर्टी आया। तो ये चैप्टर थोड़ा सा अलग है, मतलब बाकी मैथ में जितना भी चैप्टर हम लोग 12th में पढ़ते हैं उससे ये थोड़ा अलग टाइप का होता है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इसमें जितना भी टर्म, नाम, ये सब थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि बाकी मैथ से इसको मतलब ज़्यादा नहीं होता। इसका टर्म अलग है, इसका टर्मोलॉजी अलग है, ठीक है ना। तो इसके लिखने के तरीका पे आपको ध्यान देना होगा। तो इसका लिखने का तरीका का लैंग्वेज तो यही है ना। एग्जाम्पल के फॉर्म में किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एग्जाम्पल के फॉर्म में इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, किसी को नहीं होता। इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस सबको करना होगा, और तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इससे फ़ायदा एक ही होगा, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और नहीं होता कुछ लेंदी क्वेश्चन सब बन जाएगा आपसे। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस कर लेना है। और जहाँ एक बार समझ में आ गया ना तो सब हो जाता है। तो इसलिए हम शुरू से जितना बताएं तो उसमें कोशिश करना है अपने से कि उसको लिखिए अपने से 2 बार 3 बार बिना देखे हुए, तो हो जाएगा, ठीक है ना। इसको प्रैक्टिस कर लेना, आगे आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे, ठीक। तो इस तरह देख लीजिए, ये फर्स्ट और सेकंड देखे हो, माइनस भी होता, अलग अलग कर सकते हैं। इसी तरह कुछ बात हम डायरेक्ट लिखते हैं, आप समझ जाइएगा। कहने का मतलब कांस्टेंट से गुना होगा तो वो किस तरह का रूल फॉलो करता है। तो प्लस और माइनस में तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई 2 कांस्टेंट हो, a प्लस बी, a है, इसको क्या लिख सकते हैं। तो बात तो वही हुआ ना, तो वही बात है, अलग नहीं है, ठीक है। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। ये देखिएगा a कुछ इस तरह का, देखिए a b a, यहाँ पे स्मॉल a स्मॉल b क्या है, तो कांस्टेंट। ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स तो लिखा हुआ, मतलब मैट्रिक्स है, स्क्वायर का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी मैट्रिक्स हो। इसको ज़रूरत पड़ेगा तो आप लिख सकते हैं ए बी ए, ज़रूरत पड़ेगा तो b को बाहर निकाल के a से गुना कर सकते हैं। तो ये सब आपको कैलकुलेशन में ज़रूरत पड़ेगा, बात समझे ना। तो कोई अलग से बात तो है नहीं इसमें, समझिएगा बात को। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, जो प्लस और माइनस बता रहे हैं तो उसमें भी आपको हम बताए होंगे, और इसमें भी आएगा। किस तरह का मैथ आएगा वो थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है ना। हाँ, इसमें जो प्रॉब्लम होगा आपको, मतलब जो क्वेश्चन होगा उसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल होगा। इसका जो भी मैट्रिक्स में आपको समझना है, थोड़ा ध्यान देना है, वो इस तरह के लैंग्वेज पे ध्यान देना है। बाकी जो कैलकुलेशन होगा, जैसे 2 मैट्रिक्स को जोड़ना था तो आपको क्या दिक्कत हुआ, और उसमें क्या नया आया, कुछ नहीं ना। सिंपल जिस तरह जोड़ा जाता है जोड़ेंगे, उसका रूल खाली ध्यान रखना कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना है। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी सीखे हैं, तो वो कैलकुलेशन बहुत नया नहीं आएगा, मतलब इक्वेशन की तरह नहीं आएगा, मॉडुलस के फॉर्म में नहीं आएगा, बहुत सारा फंक्शन इसमें मिल के नहीं आएगा। मतलब इसका क्वेश्चन सीधा होगा, मतलब सिंपल कैलकुलेशन में। हाँ, उसका जितना रूल है वो आपको समझ जाना होगा। कहने का मतलब ये सब प्रॉपर्टी, रूल, ये सब ठीक से समझ जाइएगा। इसका क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत परेशानी नहीं होगा, कम होगा। ये सब आप सिंपल बात कीजिए ना, आप डिफ्रेंशिएशन इसके पहले पढ़े हैं ना, तो डिफ्रेंशिएशन में प्रॉपर्टी ये सब के नाम पे कुछ तो था नहीं, लेकिन क्वेश्चन बनाते समय टाइप तो बहुत हुआ। आप क्वेश्चन किताब भी बनाए हुए देखे होंगे ना, नंबर ऑफ चैप्टर कितना था, बहुत था, इसमें आपको कम मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए प्रॉपर्टी, जितना भी रूल है, ये सब पे ठीक से ध्यान देना है, बाकी सब अपने बनेगा। इसमें आपको क्वेश्चन बनाते समय कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन जो पिछला वीडियो में भी हम बताए थे, देखते हैं। इफ 2a प्लस b बराबर 1 2 3 4, कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। a माइनस बी 2 4 7 6, फाइंड मैट्रिक्स a एंड b, ठीक है ना। इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्लियर कर दिए कि a और b जो लिखे हैं वो हम लोग का मैट्रिक्स है, उसका वैल्यू बताना है। तो मैट्रिक्स को इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, वो याद होगा, पिछला वीडियो में भी ये क्वेश्चन बताए थे।
तो एक बार आप इसको सोच लीजिए। ठीक है ना, देखते हैं इसको। तो सिंपल इक्वेशन ये सब कहा जाता है, मैट्रिक्स का इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हैं प्लस और माइनस में, तो दो मैट्रिक्स को जोड़ना घटाना ये तो जानते ही थे। आज क्या सीख गए कि कोई कॉन्स्टेंट से गुना होगा, गुना करना होगा, तब भी आपको कोई परेशानी नहीं है। तो बना के देखते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। इसमें तो 1 + 2 डायरेक्ट जोड़िए, क्या मिलेगा आपको, b कट जाएगा, 3a बराबर, ऐड किए हैं दोनों को, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कीजिए, क्या मिला आपको, ऐड करने तो आता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, अब बताइए ए क्या होगा, तो 1/3, ठीक है। तो रूल तो आप समझ गए हैं, क्या होगा, 1/3 से गुना करना है तो सब में गुना होगा, तो जब सब में गुना होता है तो क्या मिलता है आपको, 3 से गुना कीजिए, 1, 6 से गुना होगा, 10/3, 10/3, ए का वैल्यू मिल गया। अब क्या करेंगे, हम लोग को बी निकालना है, तो बी निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से रख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 में अगर बी निकालना होगा तो बी बराबर होगा a माइनस, बी उधर जाता, 2, 4, 7, 6 लिखते हैं ना, सिंपल इक्वेशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं। a का जो वैल्यू आप निकाले थे यहाँ पर रख लीजिए, और जिस तरह आप कैलकुलेशन करते हैं कर लो। तो a का वैल्यू क्या निकाले थे, तो 1, 2, 10/3, 10/3, ठीक है, -2, 4, 7, 6, -2, 4, 7, 6, यहाँ से आपको b का वैल्यू मिल जाएगा, घटा लीजिए, 1 - 2 1, 2 - 4 -2, 10/3 -7, 10/3 -6, यही ना होता। कैलकुलेशन करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, -1 -2, इसमें घटाइए 21, -11/3 18, -8/3, ठीक है ना। तो सिंपल कैलकुलेशन को ये फॉलो करता है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मैट्रिक्स A if 2A + 3 1 0 2 1 बराबर 3 4 7 2। तो यहाँ से तो निकाल सकते हैं ना A का वैल्यू, तो निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे हम लोग, तो 2A = 3 4 7 2 माइनस, इसमें बोलिए 3 से गुना करने का मतलब समझ रहे हैं, सब में 3 से गुना होगा, तो क्या बचेगा, 3 0 6 3, बताइए कितना आया, 3 से 3 घटेगा 0, 4 से 0 घटेगा 4, 7 से 6 घटेगा 1, 2 से 3 घटेगा -1। A निकालिएगा तो 1/2, 0 4 1 -1, 2 से डिवाइड होगा, 0 2 1/2 -1/2, सही है। तो सिंपल कैलकुलेशन को ये फॉलो करेगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। इसी तरह का इक्वेशन आएगा, हाँ ये कोई जरूरी नहीं कि 2 ही ऑर्डर का, हाँ एक बात थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं है किसी को, ये 2/2 ऑर्डर का ही नहीं रहे, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो तो आपको जोड़ने घटाने तो आता है ना, मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो तो जोड़ने घटाने तो आता है, आप घटा सकते हैं जोड़ सकते हैं, समझे ना। तो इस तरह में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। अब हम लोग को सीखना है क्या, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स।
दो मैट्रिक्स को किस तरह गुना करते हैं वो समझना है, और वही हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट हो, समझे ना। चलिए अब हम लोग लिखते हैं ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होगा, हाँ ये याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसमें तो कुछ था ही नहीं ना कि कांस्टेंट से गुना करना है, सब में गुना हो जाएगा, कर लीजिए, समझे ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स को गुना करना, जैसे देखिएगा दो मैट्रिक्स को आप प्लस किए तो कोई दिक्कत नहीं था, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कर दिए। दो मैट्रिक्स को माइनस करना था तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई करने में थोड़ा दिक्कत होगा, मतलब कुछ ना कुछ इसका नियम होगा, आप इसी प्रकार गुना नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह देखिए, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, नहीं कोई जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, A is matrix of order m by n and B is a matrix of order n by p, then ए बी अगर लिखना होगा, बात समझे ना, ए बी अगर लिखना है तो ए का मतलब ए को कुछ इस तरह हम लिखते हैं एम इंटू एन, बी को बी से मान लेते हैं बी आई जे, एन इंटू पी, ठीक है ना। ऑर्डर दोनों का लिखा हुआ था, मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। देखिए प्लस में और माइनस में कुछ आपको दिक्कत नहीं था, उसमें सिर्फ ये कह दिया गया था कि दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो आप दोनों को जोड़ सकते हैं, और जोड़ने का जो रूल था वो बहुत सिंपल था, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो जिसके पोजीशन पे है उसको आप जोड़ लीजिए। लेकिन मल्टीप्लाई में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ये उतना सिंपल नहीं होता। और बोले भी ना कि मैट्रिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होगा वो मल्टीप्लिकेशन ही है, और आगे जो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत परेशानी किसी को होगा भी तो वो इसी में हो सकता है, बाकी किसी में नहीं होता है। हाँ एक और बात, इसमें गलती होने का चांस ज़्यादा होता है, वो आगे देखिएगा क्यों, ठीक है ना। तो पहले इसको देखते हैं कि जब दोनों गुना होगा तो इसमें ध्यान दीजिएगा, दोनों का ऑर्डर एक बार थोड़ा ध्यान दीजिए, जो हम माने तो ऑर्डर हम उसी के अकॉर्डिंग माने। इस ऑर्डर को मानने के अनुसार क्या था कि यहाँ पे देखिए n और यहाँ पे n दोनों सेम है, मतलब दोनों में n माना गया, और बाकी नाम को बदल दिए m हो p हो। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो n होगा वो फर्स्ट जो भी मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स उसका ये कॉलम है, और ये जो n है वो सेकेंड मैट्रिक्स का रो है। वो तो जानते हैं ना ऑर्डर में m बाई n, तो m आपका नंबर ऑफ रो होता है और बाद में जो होता है वो नंबर ऑफ कॉलम होता है। इस ये लिखा हुआ है तो m क्या होगा, नंबर ऑफ रो होगा इसका, n क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स होगा इसका। इस मैट्रिक्स की अगर बात कीजिए तो नंबर ऑफ रोज कौन होगा, n, नंबर ऑफ कॉलम्स कौन होगा, तो p होगा। तो ये मानने के अनुसार थोड़ा सा आपको समझ लेना होगा यहाँ पे कि वो दोनों में हमें n कॉमन माने हैं, m और p को कॉमन नहीं माने, n दोनों में कॉमन है। तो n दोनों में जो कॉमन है उसको समझना होगा। हाँ अब यहाँ पे एक बात हम लोग को समझ लेना है कि जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, वो तो रूल आपको आगे पता चलेगा, मल्टीप्लाई होने के बाद बनता क्या है, तो मान लेते हैं कोई तीसरा कोई ना कोई एक मैट्रिक्स तो बनेगा ना। अरे दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो एक मैट्रिक्स बनता है, दो मैट्रिक्स को घटाते हैं तो एक मैट्रिक्स आता है, दो मैट्रिक्स को गुना कीजिएगा तब भी आपको एक मैट्रिक्स आएगा। तो मैट्रिक्स आएगा तो एक अलग ही आएगा ना, तो कुछ अलग मान लेते हैं सी आई जे। ये कितना का बनता है, तो m बाई पी। इसका रूल यही है कि दो मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। ये जो है ये क्या है, तो नंबर ऑफ रो ऑफ ए है, ये जो नंबर ऑफ
कॉलम्स, ये जो है नंबर ऑफ रोज ऑफ बी है। बात समझे? ए का नंबर ऑफ कॉलम है और बी, वो दोनों सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में आपको यही ध्यान देना होगा कि जब भी दो मैट्रिक्स हम लोग गुना करेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम होगा, सेकेंड मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रो होगा, वो दोनों सेम होगा, तभी ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तभी ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है ना? जिसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ए बी गुना करने के बाद ए बी बनेगा, ये तभी डिफाइंड होगा, इज डिफाइंड ये डिफाइंड तभी होगा, ए बी आपका तभी डिफाइंड होगा when number of column of A and number of rows of B are equal। ये दोनों सेम होगा तभी हो सकता है, सेम नहीं होगा तो नहीं होगा। ये समझिएगा कि ए बी डिफाइन होने का मतलब पॉसिबल होना, डिफाइन होने का मतलब क्या, ए बी आपका पॉसिबल तभी होगा, मतलब दो मैट्रिक्स को आप गुना तभी कर सकते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स जो पहले होगा, इसमें उल्टा सीधा बराबर नहीं होता, वो हम आगे बता रहे हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज इक्वल होगा तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और किस तरह मल्टीप्लाई होता है वो आगे आपको पता चल जाएगा। बात समझे ना? तो ये ध्यान देना, तभी डिफाइंड होगा, नहीं तो डिफाइंड नहीं हो सकता। दूसरा इसमें आप पहले ही जान जाइए, इन जनरल ए बी जो होगा वो ये बराबर नहीं होगा। जैसे प्लस माइनस में क्या था कि सिंपल कैलकुलेशन का जितना भी रूल है मैट्रिक्स उसको फॉलो करता है। अब ए प्लस बी या बी प्लस एस वैल्यू बराबर होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये बात नहीं होगा। ए बी और बी ए कभी इक्वल नहीं होगा, कभी स्पेशल केस में ये इक्वल होगा, तो कुछ स्पेशल केस में ये इक्वल होता है, तो इसीलिए बोलें कि जनरली ये नहीं होगा। कुछ स्पेशल केस में उसका डाटा उस तरह होगा तब वो इक्वल होगा, नहीं तो आगे एक नाम आता है इन्वर्स मैट्रिक्स का नाम इन्वर्स मैट्रिक्स आएगा, उस केस में भी इक्वल होगा, तो वो आगे आप समझ जाइएगा। जनरली ये दोनों इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना? एक और बात होगा कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए बी अगर डिफाइंड हो जाता है, दोनों बात समझिएगा, दो इक्वल होना ये तो अलग बात है। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है? जब सारा एलिमेंट इक्वल है, तो इक्वल तो नहीं होगा। एक दो स्पेशल केस में ये इक्वल होगा, बाकी ये कभी इक्वल नहीं होगा। ठीक है? दूसरा एक और बात है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इस लाइन को अगर आप समझ रहे हैं तो ए बी अगर गुना किया गया तो इसमें कंडीशन क्या लगा कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। लेकिन जब उल्टा करोगे तो बदल जाएगा ना, इसीलिए आप मल्टीप्लाई करते समय ए बी डिफाइंड होगा तो कोई ज़रूरी नहीं कि बी ए भी डिफाइंड होगा। इक्वल होना तो एक अलग बात है, डिफाइंड होना भी एक अलग बात होगा। ए बी गुना कर सकते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि बी ए को भी गुना कर सकते हैं। बात समझे ना? कि ऑर्डर उल्टा हो जाएगा ना। अगर उल्टा लिखेंगे तो n इंटू पी एम इंटू एन उधर हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं आप, मतलब ये भी आपको याद रखना होगा कि इफ ए बी इज डिफाइंड देन it is not necessary that BA is defined। कोई ज़रूरी नहीं कि ये भी डिफाइंड होगा। बात समझे ना? ए बी डिफाइंड है तो कोई ज़रूरी कि बी ए डिफाइंड होगा, क्योंकि ऑर्डर तो बदल जाएगा और उस समय ये इक्वल होगा कि नहीं होगा कैसे पता चलेगा? यहाँ पे जब उल्टा कर दीजिएगा तो उल्टा करके देखिए ना, वो कंडीशन इस पर फॉलो होगा कि नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। तो इसमें ये सब जो रूल है उस पर ध्यान दीजिएगा। और ये सब प्रॉब्लम आपको प्लस और माइनस में नहीं आया था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते।
ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो ये तो बात समझ जाइएगा अपने से कि ए बी अगर ये है तो बी ए लिखिएगा तो क्या होता है, कोई जरूरी थोड़ा कि डिफाइंड हो, ठीक है ना। हाँ, देखना चाहते हैं तो देख लीजिए कि ए बी अगर लिखते हैं हम तो ए बी में जो एग्जांपल लिया उसी का देखते हैं पहले, थोड़ा समझ आ जाएगा आपको। ए आई जे एम गुना एन मल्टीप्लाई अगर करते हैं हम बी से तो एन गुना पी लेना पड़ेगा। एम और पी क्या होगा उससे मतलब नहीं है आपको, वो इक्वल हो नहीं हो कि उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे, नहीं कह रहे इसका मतलब क्या होता है, वो इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर इसी को हम लोग बी ए लिखते उसी एग्जाम्पल को तो बी पहले आता तो एन इंटू पी ए आई जे एम बाई एन, ठीक है। तो ध्यान दीजिए उल्टा करने पे क्या हुआ, ये अब मिलाइए तो क्या ये दोनों इक्वल हो रहा है, तो इक्वल तो नहीं हुआ, ठीक। एम और पी का वैल्यू बराबर नहीं था, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो कहने का मतलब ए बी का डिफाइंड होना कोई ज़रूरी नहीं है कि बी ए भी डिफाइंड होगा, मतलब दोनों को चेक करके ही आप गुना कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते, बात समझे ना। तो इसको ध्यान रखना होगा, ये नहीं कि ए बी डिफाइंड है तो बी ए उल्टा भी डिफाइंड होता है, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन में तो ये है कि 2 इंटू 3 कितना होता है तो 6, फिर आपसे पूछा जाए 3 इंटू 2 क्या होगा तो 6, लेकिन ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, ये सिंपल रूल को फॉलो नहीं करता है, इसका जो अपना रूल है ये उसको फॉलो करता है, सिंपल कैलकुलेशन को ये फॉलो नहीं करता है। प्लस और माइनस मैट्रिक्स का सिंपल कैलकुलेशन को फॉलो करता है, लेकिन हाँ सिंपल कैलकुलेशन को फॉलो करता है लेकिन मल्टीप्लिकेशन नहीं करता है, इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो कुछ पॉइंट हम लिखे थे, ये तो समझ ही गए हैं कब डिफाइंड होगा। जनरली ये दोनों इक्वल नहीं होता है, अगर ए बी डिफाइंड होगा तो ये कोई ज़रूरी है कि उसका उल्टा भी पॉसिबल है, इक्वल होने का तो बात बहुत अलग है, डिफाइंड भी नहीं होगा ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, वो आपको चेक करना होगा जो कंडीशन है। कंडीशन क्या होगा तो ये मतलब आपसे कहा जाए ना कि अगर बी ए डिफाइंड हो, अगर बी ए डिफाइंड हो तो आपको क्या बोलना होगा कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, जो भी गुना होगा, इसे मान लो सी और डी माने हैं आप, दोनों को गुना करना है तो आपको क्या कहना पड़ेगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ डी, अगर ये इक्वल होगा तब आप इन दोनों को गुना कर सकते हैं। तो वो आप समझिएगा बात को। देखिए मल्टीप्लिकेशन जो होता है, अब होता है कि मल्टीप्लाई आखिर कीजिएगा किस तरह, तो ये तो कंडीशन हुआ मल्टीप्लाई करने का, फिर मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होगा, तो वो रूल किस पे करता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। रो बाय कॉलम, ठीक है, एक एक होता है, रो बाय कॉलम होता है। इसका मतलब होगा कुछ इस तरह, आपको समझाने के लिए हम बना रहे हैं, ये रो के लिए लिखें, ये आपको कॉलम के लिए लिखें, ठीक है, रो कॉलम, इस तरह लिखने का मतलब रो होता है और ये कॉलम होता है। इसका मतलब मैट्रिक्स में जो फर्स्ट मैट्रिक्स आएगा उसका रो यूज़ होता है मल्टीप्लिकेशन करते समय, और सेकंड का क्या यूज़ होगा तो कॉलम यूज़ होता है, समझे ना। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो यूज़ होगा, सेकंड का कॉलम, किस तरह एग्जांपल से बताएंगे आपको। एक और पॉइंट इसमें ध्यान दीजिएगा, इन द मल्टीप्लिकेशन ए बी ए इज कॉल्ड, इसका नाम है
कि अगर ए बी कोई मैट्रिक्स है तो उसमें जो ए होगा उसको प्री फैक्टर कहते हैं एंड बी इज पोस्ट फैक्टर कहा जाता है। ये नाम है, बाकी उससे मतलब नहीं आता। ए आपका प्री फैक्टर होगा और बी आपका पोस्ट फैक्टर होगा। मान लीजिए उल्टा लिखना होगा, इन द मल्टीप्लिकेशन बी ए, बी को अब क्या कहिएगा, जो पहले आएगा, चाहे कोई भी, नाम से मतलब थोड़े, जो पहले आएगा, जो पहले आएगा उसको अब क्या बोलिएगा, तो बी आपका प्री फैक्टर होगा एंड ए जो होगा आपका एज पोस्ट फैक्टर। ये सब नाम होगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे इसको मल्टीप्लाई किस तरह किया जाता है। इसका जितना भी कंडीशन या रूल होगा उस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये सब तो नाम है। हाँ, एक और बात इसमें कह सकते हैं, क्या, इफ ए इज m बाई n ऑर्डर, ठीक है, ए अगर m बाई n ऑर्डर है एंड ए बी एंड बी ए, both are defined, then B is, ए अगर मैट्रिक्स जो है m बाई n ऑर्डर का है और आपसे कहा जाए कि इसका ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड होगा, तो क्या आप बता सकते हैं कि बी किस ऑर्डर का होगा। मतलब पहले ही आपसे कह दिया जाए कि ए का ऑर्डर आपको पता है और ए बी और बी ए दोनों इसका डिफाइंड है, ए बी और बी ए दोनों इसका डिफाइंड है, तो क्या आप बता सकते हैं कि बी किस ऑर्डर का होगा। तब आप बता सकते हैं एन बाई एम, ठीक है ना। आप उसको चेक कर सकते हैं, या इसको दूसरे लैंग्वेज में भी आप याद रखिए कि जब ए का ऑर्डर m बाई एन हो और b का ऑर्डर n बाई m हो, जस्ट उसी का उल्टा, m बाई एन n बाई m, जस्ट उसी का रिवर्स, उस केस में आप कह सकते हैं कि ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड होगा। इक्वल का बात नहीं है, डिफाइंड होना इक्वल होना दोनों बहुत अलग बात है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इसमें। तो ये सब पॉइंट को थोड़ा सा अपने से भी एग्जाम्पल लेके समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। बार बार हम कह रहे हैं कि इसमें जो प्रॉपर्टी होगा, पॉइंट होगा, नाम होगा, इंडिकेशन होगा, यही सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसका जो आगे जो आप मैथ बनाइएगा तो मैथ इसका बहुत सिंपल है। जब प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ नया आपको नहीं मिलेगा, सिंपल कैलकुलेशन मिलता है। बस एक ही ध्यान रहे, आपको टोटल रूल पता होना चाहिए सही तरीक़ा से, ठीक है। तो इसको भी याद रखिए। अब देखते हैं कि दो मैट्रिक्स को गुना होगा, तो ये जो रूल है जिसको रो बाई कॉलम कहा जाता है, तो ये किस तरह ऑपरेट होता है, मतलब ये किस तरह इसका प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तब देखते हैं। तो हम लोग पहले एग्जांपल से बात करते हैं, फिर उसके बाद इसका प्रॉपर्टी भी देखेंगे। तो पहले एग्जांपल लेके इसका मल्टीप्लिकेशन किस तरह का होगा पहले वो सीख जाते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन का कुछ प्रॉपर्टी आता है उसको भी देखेंगे, ठीक है ना। तो एग्जांपल लेते हैं पहले, आप बताइएगा। ए लिए हैं 2 1 3 4, ठीक है। बी लिया हुआ है, हाँ, तो ये अपना ऑर्डर लिखते जाइए तो आपको पता भी चलेगा 2 बाई 2 है, ठीक है। इसमें देखिए पहले आसान लेते हैं, ठीक है, पहले उसको सीख लीजिए आप। 3 4 1, तो पहले सिंपल ही लिखें, फिर आगे तरह तरह का हम आपको अलग अलग टाइप का बताएंगे। पहले का आसान से मल्टीप्लिकेशन का रूल सीख जाइए, फिर अपना ऑर्डर को मिला मिला के आप कर सकते हैं। आपको कहा जाता है कि ए बी निकालना है,
तो क्या आप ए बी को गुना कर सकते हैं? ए बी आप पहले मिला लें, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई जब भी करना होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पहले ये सोच लेना होगा कि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। तो पहले देख लो पॉसिबल है कि नहीं। तो यहीं से मिला लीजिए 2/2। आपको क्या देखना होता है, फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकेंड वाले का रो। अगर ये दोनों इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये दोनों इक्वल है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये इक्वल हो नहीं उससे मतलब नहीं है। हाँ, ये जरूर पहले से पता होगा कि आपको किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। तो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, तो जो यहाँ पे होगा वो और जो यहाँ पे होगा वो उसी ऑर्डर का बनेगा। तो अपने बनेगा तब मिला लीजिए, ठीक है ना। अब गुना करने का तरीका देखते हैं। तरीका में हम क्या बोले थे, रो और कॉलम यूज होता है। इसका मतलब होगा कि जब इसको गुना किया जाएगा, तो देखिएगा ध्यान से, एक दो समझ जाइए, फिर एक दो क्वेश्चन अपने से लिख के प्रैक्टिस कर लिए, हो जाएगा। मतलब उस नियम को समझ जाइएगा। अब गलती नहीं करना, ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। तो सीखने में बहुत अलग से प्रॉपर्टी नहीं आएगा। देखिएगा ध्यान से, रो, तो फर्स्ट रो में क्या है, तो 2 1 है। फर्स्ट रो में जितना भी एलिमेंट है 2 1 है। तो इसमें क्या था कि जो पहले मैट्रिक्स होगा उसका रो यूज़ होगा और जो बाद में मैट्रिक्स होगा उसका कॉलम यूज़ होगा। और तो एक ही बार, मान लो 2 रो है, 3 रो है, 4 रो, तो चारों एक ही बार थोड़े आएगा, एक एक करके ही ना कर सकते हैं। जब को गुना करने की ज़रूरत पड़ेगा तो रो और कॉलम को गुना करना, तो 2 रो है 3 कॉलम है, तो तीनों एक ही बार थोड़े गुना होगा। एक रो एक कॉलम गुना तो एक एक करके ही होगा ना। और वहीं सिस्टमेटिक आगे बढ़ेगा, किस तरह वो देखा जाए। फर्स्ट का रो, सेकेंड का कॉलम, तो सिस्टमेटिक, फर्स्ट का रो तो फर्स्ट रो, सेकेंड का कॉलम तो फर्स्ट कॉलम। हाँ, ये तो हो गया। दूसरा, जब गुना कीजिएगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही गुना होता है। मतलब जो जिस पोजीशन पर होगा, करस्पॉन्डिंग पोजीशन जो होगा उसी से गुना होगा। किस तरह, ये 2, देखिए इसका फर्स्ट तो इसका फर्स्ट, इसका सेकेंड तो इसका सेकेंड। एक मिनट, बात समझे। रो सेकेंड का कॉलम, ये तो क्लियर हुआ। तब एक रो मान लीजिए, दूसरे का कॉलम देख लीजिए। अब उसमें देखिएगा कितना एलिमेंट है, तो कितना एलिमेंट है, इसका फर्स्ट एलिमेंट तो उसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका सेकेंड एलिमेंट तो उसका सेकेंड एलिमेंट, इसका थर्ड एलिमेंट तो उसका थर्ड एलिमेंट, अगर होगा तो। और बीच में प्लस का साइन होता है। क्या किए, 2 × 3 प्लस 1 × 1, ठीक है। अब देखिए, तो ये एक बार गुना हो गया, ये एक रो और एक कॉलम गुना होगा तो एक एलिमेंट बनेगा। जब एक रो एक कॉलम गुना होता है, एक एलिमेंट बनता है। अब देखिए, फर्स्ट रो इसी को रखते हैं। अब इसका सेकेंड कॉलम, रो वही रहेगा, उसमें जितना भी कॉलम होगा उसको बारी बारी से आप गुना कर लीजिए, वहीं अगला एलिमेंट बनते जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 × 4 प्लस 1 × 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, गुना करने का तरीका वही होगा। इसका फर्स्ट तो इसका फर्स्ट, इसका सेकेंड तो इसका सेकेंड, बीच में प्लस का साइन होगा। 3 एलिमेंट होगा, फिर भी बीच में प्लस का साइन होगा। तो एक बार जब इसका रो लिया जाएगा, उसमें जितना भी कॉलम होगा बारी बारी से गुना करके आप आगे बढ़ते जाइए, ठीक है ना। ध्यान रहे, एक रो और एक कॉलम एक एलिमेंट बनाएगा, फिर एक रो एक कॉलम, फिर उसका दूसरा एलिमेंट बनाएगा, फिर रो अगर और कॉलम होता तो तीसरा एलिमेंट बनता, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका रो तो सेकेंड रो, फिर आप वहाँ से शुरू कीजिए, शुरू से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, जितना भी होगा सब। देखिएगा फर्स्ट, तो क्या करेंगे, 3 × 3 प्लस 4 × 1, ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए 3 × 4
4 + 2। अब तो सिंपल कैलकुलेशन आप जोड़ लो, 6 और 1 7 8 10 9 13 12 20 हो गया गुना। यही गुना करने का तरीका होगा, समझे ना बात को। इस पे थोड़ा ध्यान देना होगा, अभी 2-3 और बता रहे हैं तब और क्लियर हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ए को मान लेते हैं 1 3 2 4। बी को मानते हैं 2 3 1 4 2 1। ठीक है, आपसे कहा जाए कि a इंटू बी निकालिए, तो पहले तो आपको चेक कर लेना होगा कि a इंटू बी क्या पॉसिबल है, a इंटू बी क्या पॉसिबल है। तो चेक कीजिए, ये 2/2 ऑर्डर है, ये 2/3 ऑर्डर है, ये आपका 2/3 ऑर्डर है। आपको क्या मिलाना होता है, फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। अगर ये दोनों इक्वल है तो आप गुना कर सकते हैं, ठीक है ना। अब गुना करेंगे, मतलब पहले तो ये डिसीजन लेना होता है कि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, तो पॉसिबल है। अब गुना करते हैं, चलिए ए लिख लेते हैं 1 3 2 4। गुना कीजिए किससे, 2 3 1 4 2 1, यही है ना। चलिए तरीका समझे होंगे आप। गुना करते हैं, तरीका वही होगा, रो बाई कॉलम, मतलब समझते हैं इसका रो सेकेंड वाले का कॉलम, एक रो एक कॉलम गुना होगा, एक एलिमेंट बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट रो मानते हैं तो इसका फर्स्ट कॉलम मानेंगे, एक एलिमेंट बनेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, रो जो मानेंगे आप उसी को रखना पड़ता है। इसमें जितना भी कॉलम होगा बारी बारी से आप लिखते जाइए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 2 3 × 4, सही है। देखिए फर्स्ट रो वहीं रहेगा, सेकंड कॉलम पे आइए तो 1 × 3 3 × 2 फर्स्ट रो। अब उसका थर्ड कॉलम है तो थर्ड पे आइए 1 × 1 3 × 1, ठीक है, ठीक है। अब आइए ये और ये सेकेंड, तो फिर यहाँ से फर्स्ट से शुरू होगा। अब सेकेंड रो लेंगे, फिर फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम। चलिए गुना करते हैं तो क्या होगा बोलिए, 2 × 2 4 × 4, चलिए 2 × 3 4 × 2 2 × 1 4 × 1, यही तो होगा। अभी कितना बनेगा सिंपल कैलकुलेट कर लेना है, 2 12 14 3 6 9 1 3 4 4 16 20 6 और 8 14 2 4 6 हो गया ना। तो उस रूल को समझिएगा, फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम, समझे ना, और सिस्टमेटिक। तो कोई बहुत परेशानी नहीं होगा, एक दो अपने से लिखिएगा तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। एक और एग्जांपल लेते हैं। थ्री 2 1 4 1 2, ए लिखा हुआ है, बी लिखते हैं, ये किस ऑर्डर का है, 2/3। अब देखिए 1 2 4 3 2 5। निगेटिव नंबर भी हो सकता है, निगेटिव लिए नहीं कि थोड़ा सा भी सीख जाइए, फिर दोनों ले आ जाएगा।
ये किस ऑर्डर का है? 3/2। अगर आपको कहा जाए कि AB निकालिए कितना होगा तो देख लो। हाँ, तो पहले आपको ये चेक करना होगा कि आप गुना कर सकते हैं इसको आप गुना कर सकते हैं। तो पहले ये चेक कर लीजिए। तो गुना तो कर सकते हैं, क्यों? फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो इक्वल है आपका, इक्वल है तो गुना कर सकते हैं। गुना कीजिए, एक साथ लिख देते हैं। 3 2 1 4 1 2 1 2 4 3 2 5। चलिए क्या होगा? रो बाय कॉलम, इसका रो तो इसका कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 एलिमेंट है, जितना भी एलिमेंट होगा सब गुना होगा। ठीक है। और क्या बोले थे? रो जब फर्स्ट मानिएगा तो फर्स्ट मानिए, उसमें जितना भी कॉलम होगा सबको एक एक बार करके गुना कर लेना है। तो रो यही रहेगा, सेकंड कॉलम पे आप बढ़ जाइए तो वो सेकंड एलिमेंट बन जाएगा। 3 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 1 × 5। ठीक है। अब क्या करेंगे? सेकेंड रो तो फर्स्ट कॉलम 4 × 1 1 × 4 2 × 2 4 × 2 1 × 3 2 × 5। ठीक है ना? अब तो है नहीं सेकेंड रो, तो पहले फर्स्ट फिर सेकेंड, तो तरीका एक ही रहेगा। अब जोड़ लो कितना आएगा। 3 8 3 11 2 13, यहाँ पे जोड़िए 6 6 12 और 5 17, यहाँ पे 4 4 8 12, यहाँ पे 8 3 11 और 10 21। ठीक है ना? तो गुना तो कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना? रो कॉलम, रो और कॉलम सिस्टमेटिक किस तरह हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है इस पर। और कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका सबसे अच्छा तरीका एक ही है, क्या है? जो हम बनाए हैं पहले उसी को लेके 1-2 बार अपने से गुना कीजिए। एक बार नहीं, 2-3 बार गुना कीजिए। एक बार गुना कीजिए, फिर गुना के डाटा बदल दीजिए, कोई भी मैट्रिक्स अपने से लिख लीजिए, गुना कीजिए। इसमें तो कोई है नहीं ना, अपने से A मानिए, अपने से B मानिए, गुना कीजिए। ठीक है ना? तो पहले तो जो बताएं उसको गुना करके मिला लेना कि आप सही जा रहे हैं। उसके बाद कोई भी मैट्रिक्स अपने से लिखिए, एक और मैट्रिक्स लिखिए, गुना करके देखिए। गुना करने के पहले आपको चेक कर लेना होगा पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है ना? तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं। तो आज आप लोग थोड़ा कोशिश यहाँ तक ही कीजिएगा कि ये थोड़ा मल्टीप्लाई करने का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। ज़्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन ही, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए कि यही एक पूरा चैप्टर में होगा जो थोड़ा सा नया लगता है। बाकी हम तो बता देंगे, आप सुन लीजिएगा, सीख जाइएगा। लेकिन इसमें आपके प्रैक्टिस का ज़रूरत पड़ता है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन भी होगा उसमें भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ज़्यादा, और इसमें गलती होने का चांस ज़्यादा होता है। क्यों? देख रहे हैं ना, गुना करते समय कोई भी वैल्यू अगर एक भी इधर उधर हुआ तो आंसर तो गलती आ जाएगा ना। ऑर्डर अगर बड़ा करके गुना करते हैं, मान लेते हैं फर्स्ट 3/3 ऑर्डर का है, ये भी 3/3 ऑर्डर का है, तो 9 एलिमेंट आएगा ना। तो उतना गुना करने में आपको थोड़ा सा गलती होने का चांस बढ़ जाता है, और कुछ नहीं। ठीक है ना? उसको प्रैक्टिस से ख़त्म हो जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा ध्यान देना है तो हो जाएगा। ठीक है? तो इसमें अब कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, तब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है? तो लगभग आप लोग सही तो बना ही रहे हैं। मतलब मैथ जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे इन्वर्स ट्रिग्मेट्री पढ़े हैं उसको भी आप ढंग से बनाए हैं, डिफरेंशिएशन पढ़े हैं वो भी लगभग, हमको नहीं लगता किसी स्टूडेंट को ज़्यादा दिक्कत हुआ है। माने बहुत सारे लड़के जो कांटेक्ट में हैं या जो व्हाट्सएप से बात करते हैं, फ़ोन से बात करते हैं, तो उनके अनुसार से तो दोनों चैप्टर में कोई परेशानी नहीं हो रहा है। परेशानी नहीं हो रहा है मतलब कि कोई भी, मतलब आसानी से किताब बन जा रहा है। NCERT भी आसानी से बना है, RS अग्रवाल, KC सिन्हा जो भी है वो सब आसानी से आपसे बन जा रहा है। तो वो एक तो अच्छा बात है। ठीक है ना? कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करते थे जब क्लास में रहते थे, वहीं थोड़ा सा कम हो रहा है। और उससे रिलेटेड जो हमें असाइनमेंट देते थे वो नहीं दे पाने के कारण, और सामने आप नहीं रहते तो बना उसका हम लोग डिस्कशन नहीं कर पा रहे। ठीक है ना? तो वहीं थोड़ा सा मिस हो रहा है। और कुछ स्टूडेंट फ़ोन भी किए थे कि सर रेगुलर वीडियो डालिए,
तो हम भी वही सोच रहे हैं, हम थोड़ा वेट कर रहे थे कि लॉकडाउन जल्दी ख़त्म हो जाए तो फिर हम लोग ऑफलाइन शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें उतना मतलब एक तरह से कहिए मेहनत हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे होंगे, लेकिन इसमें उतना इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा है, क्योंकि जो सामने रह के जो होता है वो इसमें पॉसिबल तो हो नहीं पाता है। और स्पेशली मैथ के साथ ये थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस पे ज़्यादा डिपेंड करता है ना। तो प्रैक्टिस में डिपेंड करता है, तो वो जब तक सामने नहीं बैठते, मतलब जब तक आपका आई कांटेक्ट नहीं मिलता है, तो वो बहुत पता नहीं चलता है कि आप कितना समझे, कितना जल्दी बना पा रहे हैं कि नहीं बना रहे, क्योंकि प्रैक्टिस का बात होता है ना, थ्योरेटिकल कम होता है। जैसे मैट्रिक्स में अभी तक 4 लेक्चर देखे तो उसमें ठीक है, पढ़ लिए तो काम हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे प्रैक्टिस का बात आएगा, जैसे ये अब गुना करना है, तो ये जो आप सामने रख के बनाते कि अब एक क्वेश्चन देते जो हम बना रहे हैं, आप सामने रहते बनाते, हम बनाते दोनों मिलाते थे हम लोग क्लास में कि हाँ सर मेरा आंसर पहले आ गया, मेरा आंसर सर पहले आया, किसका गलती हुआ क्या हुआ वो पता चल जाता था। वो इस ऑनलाइन में पता नहीं चलता है, तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत तो है। और एक बात समझ ही रहे हैं, ऑनलाइन कुछ भी हो जाए ऑफलाइन के बराबर तो नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है, क्योंकि जो सामने रख के आपका प्रॉब्लम जो होता है वो आपसे जो हम सामने से होकर डिस्कस करते हैं, सामने वो देखते हैं क्या बना कि नहीं बना, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर भी अब जो सिचुएशन है उसी के अनुसार से आदमी को चलना होता है, तो कोशिश आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, उसी तरह आगे बढ़ा जाए। हाँ, उसमें कुछ सुधार करने का ज़रूरत है, जो हम भी बहुत दिन से सोच रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, मतलब कि वेट कर रहे थे। पहले था कि जून में खुल जाएगा, जुलाई में खुल जाएगा, अब तो लग रहा है कि कुछ पता नहीं चल रहा है क्लियर कि कब खुलेगा, ठीक है ना। तो उसी में हम सोच रहे हैं कि अब थोड़ा सा इसको और सिस्टमेटिक, यहाँ तक तो आपका ठीक जा ही रहा था, थोड़ा सा और रेगुलर करने का हम कोशिश करना चाहते हैं। और कुछ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो क्वेश्चन होता है जिसका हम डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं आपसे, बोर्ड पैटर्न से तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा होगा किसी को, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो थोड़ा सा डिस्कशन कम हो रहा है, तो उसको भी हम सोच रहे हैं कि थोड़ा बढ़ा लें, ठीक है ना। अब उसके लिए थोड़ा असाइनमेंट देना पड़ेगा हमको, और असाइनमेंट देकर उसको डिस्कस भी करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा सा आप लोग भी एक्टिव होइएगा। अब उसका हम प्लान कर भी रहे हैं, और जिसे देखे होंगे बहुत सारे सब लोग ऐप बनाए हैं और उस पर आप लोग आने के लिए बोल रहे होंगे। तो हम पहले ऐप बनाए नहीं थे, तो हम भी अब बनवा रहे हैं ऐप, ठीक ना। तो हो सकता है आपको 1 सप्ताह के अंदर वो बन के रेडी हो जाएगा। तो जितना भी असाइनमेंट हम उस पर दे सकते हैं, यूट्यूब पे थोड़ा देने में दिक्कत था हमको, तो उस पर हम वहीं थोड़ा सिस्टमेटिक उसको कर रहे हैं कि मटेरियल भी आपको जाए, और जितना नहीं बनता उसका डिस्कशन भी करें। डिस्कशन उसमें हम लाइव क्लास में भी आएंगे, और जितना भी क्वेश्चन का डिस्कशन होगा वो हम लोग लाइव क्लास में करेंगे, ठीक है ना। अब बाकी जैसे वीडियो के थ्रू पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग ऐप पे पढ़ेंगे। वो हम जब बन जाएगा तो आप लोग से बोल देंगे कि ऐप डाउनलोड कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग सिस्टमेटिक किया जाएगा। बात समझे ना, माने वहीं जो थोड़ा बहुत हम लोग का मिस हो रहा था वो उसमें पूरा हो जाएगा। थोड़ा डिस्कस भी कर लेंगे हम लोग लाइव क्लास में, मटेरियल भी जाएगा, मटेरियल भी आप बनाइएगा, किताब तो बेसिक बना ही रहे हैं, कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपका हो जाएगा वो भी बनाइएगा। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो आज इतना ही देखते हैं, बाकी अगला वीडियो देखिएगा, ठीक है। थैंक यू।